इस बार कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था? जो भी है जरा बता दो प्लीज। मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इज इट? थोड़ा सा फियर तो था ही, लेकिन बस यही कहेंगे मैम कि सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल था। ओके। और एक मैम जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था, जैसे मॉक टेस्ट में काफी क्वेश्चन एक था, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, परसेंटेज था एक है, ये काफी टाइम रिपीटिंग क्वेश्चन था। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर कितना क्या परसेंट होंगे। तो इसमें मैम 1/3 था। हाँ 1/3 था इसमें। 1/3 नॉन एग्जीक्यूटिव। हाँ एक ये था। और मैम क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, लेकिन अगर प्रैक्टिस थी तो एक बार में सॉल्व हो जा रहे थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बुक वैल्यू से था। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से था? बुक वैल्यू से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थे वो ज्यादातर बुक वैल्यू से थे। ओके ओके। यस मैम। राइट। और बाकी केस स्टडीज? केस स्टडी मैम, जो फर्स्ट केस स्टडी आपने बताया था जो आपकी वीडियो में है, लेक्चर में है, वो एकदम सेम मेरे में आई थी, सिर्फ नेम चेंज था। ओके ओके। वो था ना, वो सेल्स मैनेजर से जो है एडवाइस दिया जा रहा था, वो ओपिनियंस एकदम वाला। सेम थी। हाँ, दैट इज 13th वाला केस स्टडी जो लेटेस्ट वाला डाला हुआ है YouTube पे हाँ अपना इसके ऊपर यस पोस्ट। मैम, यस मैम। ओके। तो मैम और उसके लिए एक बाकी चीज और मैं बताऊंगा, केस स्टडी के लिए जो ये था, तो मैं क्या कर रहा था ना कि जितने भी क्वेश्चंस रीड कर रहा था वो क्या रिकमेंडेशन है, मैं उसको पेपर पे नोट कर ले रहा था। लाइक अगर मिस्टर ए ने है अगर कोई रिकमेंडेशन दिया शायद डिस्काउंट का, तो उसका सेल्स पे क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा और नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं उसको नोट कर ले रहा था। अच्छा। एक चार्ट बना ले रहा था कि अगर जो है डिस्काउंट देंगे तो जो है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है बढ़ जाएंगे, सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो और नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज को मैं नोट कर लिया था। फिर उसके दूसरा अगर रिकमेंडेशन है कि कोई कैश डिस्काउंट देना चाह रहा है तो उसको भी मैं नोट कर लिया था कि उसका ना नेट प्रॉफिट पे उतना जो है असर पड़ना है, ना सेल्स पे असर पड़ना है, डेटर्स डेज पे जो है असर पड़ जाएगा उसका। तो इसको भी मैं नोट कर लिया था कि जैसे क्वेश्चन था उसको जो है आसानी से वो सॉल्व हो जाता था केस स्टडी का उस चार्ट से। बार बार मुझे क्वेश्चन पे नहीं आना पड़ रहा था और जो है उससे टाइम बहुत सेव हुआ था। उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है बिकॉज केस स्टडी जो है बहुत टाइम केस स्टडी लेता है। यू हैव टू रीड द केस स्टडी पढ़ो, फिर उसके इन्फरेंसेस निकालो, उसके बाद फिर आंसर के लिए उसको, तो उसमें काफी वक्त जाता है। तो नो सबसे डाउट। बेटर तरीका यही था मैम कि पहले उसका चार्ट बना लो, जितना इजी से 2 बार 3 बार चार्ट बना लो वो आसान रहता है। यस यस। और दूसरा केस स्टडी भी ठीक था। हैव यू अटेम्प्टेड बोथ द केस स्टडीज? यस मैम, बोथ केस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड वाला याद नहीं है मैम, लेकिन वो भी इजी था। ओके। यस मैम, ये वाला तो इसलिए याद है कि वो एकदम सेम आ गया था। वन लाइनर्स कुछ मदद हो गए तुमको लास्ट मोमेंट में? मैम वो मैं ओपन भी नहीं किया था। अच्छा, पढ़ने ही टाइम नहीं मिला। ओके यस ओके मैम। फाइन। हमारे मॉक टेस्ट में बहुत रिवाइज वो किया था, प्रैक्टिस किया था, मतलब मैं एक मॉक टेस्ट 10 टाइम से ज्यादा प्रैक्टिस किया था मैम मैं। और जितनी बार मॉक टेस्ट देता था, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे मुझसे, उसको मैं नोट कर लेता था कि मैंने ये चीज जो है रॉन्ग की है, इसका क्या आंसर होगा, तो उस थ्योरी उसका लिख लेता था मैम मैं। तो मैम मैं एक आध बता देता हूँ, शायद मेरे नोट्स है मेरे पास। नीभा को भी कुछ क्वेश्चन है, डू यू वांट टू आस्क? यस मैम। हाँ नीला। योर नेम इज नेहा नीभा, व्हाट एग्जैक्टली? एक मैम क्वेश्चन मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नंबर था शायद 9 था, कौन सा था वो तो बार बार चेंज होता है। जैसे एक क्वेश्चन था कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन में इन्वॉल्व, तो ये क्वेश्चन मैं रॉन्ग कर दिया था मॉक टेस्ट में ही, तो मैं उसको नोट कर लिया था कि एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एडजस्टमेंट, ये सब चीज मैं नोट्स बना के लास्ट टाइम में, ये मुझे बहुत हेल्प हुई थी। अच्छा ओके ओके। कुछ क्वेश्चन किसको पूछने, मतलब एक्चुअली बहुत सिस्टमैटिक क्वेश्चन एग्जाम मतलब देना है। ओके मतलब यही है कि प्रिपरेशन जो है वो सिस्टमैटिक होना है। ओके, डिटेल्ड होना है। एंड मॉक टेस्ट के ऊपर आप लोग पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, बट यस जो फरहान ने छोड़े हैं वन लाइनर्स
मतलब he didn't get time or whatever, या he must be confident कि इतने से मेरा हो जाएगा, because मॉक टेस्ट में सारी चीजें कवर थी. लेकिन अभी भी मैं इंसिस्ट करूंगी कि वन लाइनर्स जो 12th and 13th है, मतलब नहीं सॉरी 5th and 6th पीडीएफ है वन लाइनर का, उसको भी एग्जाम जाने के पहले एक बार देख के जाओ. इट इज रियली गोइंग टू बी रेलेवेंट, क्योंकि जो कोर्स चेंज हो रहा है या जहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं उसको हमने इनकॉर्पोरेट वहां पे किया है. तो पहले की जो भी गलतियां थी वहां पे डिलीट करके, मतलब उसको निकाल के वो वन लाइनर्स में से एक्स्ट्रा वन लाइनर्स जो भी है वहां पे ऐड किए. तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनको अभी रिपीटेटिवली आई विल से द सेम थिंग कि दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द न्यूमेरिकल्स. दे वांट मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स विद बी आस्क्ड, क्योंकि आज अंजलि आज भी नहीं है, शी इज ट्रैवलिंग. इवन शी वाज द वन हु यूज्ड टू गेट स्कैर्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स लाइक एनीथिंग. बोले एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए. एंड बाय द टाइम शी अपीयर्ड फॉर द एग्जाम शी सेड आई वांटेड 100% क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स, मतलब सारे न्यूमेरिकल्स आए. तो ये लेवल का कॉन्फिडेंस अगर आपका हो रहा है तो आई थिंक कि न्यूमेरिकल्स को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं. मैम मैं भी कहूंगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थ्योरेटिकल से ज्यादा इजी है अगर प्रैक्टिस है तो, क्योंकि अगर उसका आंसर आपने सही दे दिया तो 1 मार्क्स मिलना है. अगर रॉन्ग हो गया तो, अगर थ्योरी अगर रॉन्ग हो गई तो फिर एक तो वो मार्क्स भी जाएगा, साथ में निगेटिव. यस. तो प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस क्योंकि बहुत माइन्यूट, हाँ बहुत माइन्यूट सा फर्क रहता है जो 4 ऑप्शंस में, वो इतने रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ कि कंफ्यूजन होना बहुत ऑब्वियस है. अनिभा, you still have any question to ask? Yeah, I just wanted to know, am I audible now? Yes. I just wanted to know regarding the second case study, like which was the second case study in the exam. But Farhan rightly mentioned that he doesn't remember the second case study. So, second case study, because I ideally remember what I have practiced is chapter 8 के पीछे 2 हैं and chapter 10 के पीछे 2 हैं. So, which is more likely, जो I mean overall feedback से I wanted to understand like which is the most common which comes. एक तो मुझे वो 13 केस स्टडी समझ में आ गया which he said right now. बहुत रेगुलरली पूछी जाती है. एक केस स्टडी जो पूछी जाती है वो और एक है जो डिस्काउंट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का डीडीएम का आता है. डीडीएम का वो चैप्टर 10 का सेकंड आई गेस. यस. उसके बाद और एक केस स्टडी आती है जो पी रिलेटेड आती है, ईपीएस पी वगैरह का जो रेगुलर क्वेश्चन है, लेकिन वो इतना बड़ा उसका फॉर्मेट रहता है ना, क्योंकि वो कंप्लीट इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 साल का, और वो सब मतलब ऐसे वर्टिकल इसमें. तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रीड, टू फाइंड आउट द डेटा फ्रॉम देयर एंड देन टू कैलकुलेट, तो उसको भी ज्यादा टाइम लगता है. वो केस स्टडी आती है. एक केस स्टडी आती है कि कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल. Okay, and for that company wants to take a decision exactly which capital is going to be or which cost of capital is going to be the lesser one as compared to other. तो वो वाला भी हमने कवर किया हुआ है. Which is the one in the मुझे जो भी उन्होंने लेटेस्ट में किसने पढ़ा रहेगा उनको जरा बताइए कहाँ से है. Is it from the other case studies which is there? I mean दूसरे केस स्टडीज का एक और जो वीडियो है उस पे है क्या? बिकॉज 8 and 10 and the third chapter and the 13th केस स्टडी, ये सारे केस स्टडीज मुझे जितना समझ में आया कि क्या पूछ सकते, तो मैंने मेरा जो पीजीडीएफएम का कोर्स वर्क था मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसमें से मैंने ड्रॉ आउट किए. एंड देन इवेंचुअली द सेम केस स्टडीज दे स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इन आवर मतलब आवर एग्जाम्स एज वेल. मतलब मुझे मेरा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस कि ये आ सकता है बिकॉज ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करता है. तो वो सारी चीजें मैंने कहीं जाके थोड़ा सा समझा कि ऐसा आ सकता है, वैसे आ सकता है. एंड देन वहां से केस स्टडीज कोई केस स्टडी स्टूडेंट्स ने जैसे रेकमेंड की थी या कि उन्होंने थोड़ा रिकलेक्ट करके बताई, तो उसको हमने थोड़ा रिफ्रेमिंग किया है. बट व्हाट आई पर्सनली फील इज, अगर सपोज आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, ओके, और आपके कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 8 और 10 के क्लियर है, चैप्टर नंबर 8 और 10 particularly, और इवन चैप्टर नंबर 9 फॉर दैट मैटर, लेकिन अगर वो क्लियर है तो कोई भी केस स्टडी आ जाए, आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम आना चाहिए. तो पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन को पकड़ के बैठने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट्स मेरे कितने क्लियर हो गए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि इवेंचुअली यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर लाइफ, only for the exam. Okay, तो ये कोर्स वीडियो फॉर्मेट में बनाने का रीजन ही ये था कि कि आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसके रिलेटेड, जो भी आप लोग फॉर द इंडस्ट्री रेडी हो सकते हैं वो हो जाए. एग्जाम रिलेटेड तो बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, क्वेश्चन बैंक दे देते हैं और आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो, और इफ यू कैन रिकलेक्ट और इफ यू आर बेटर एट फाइनेंस और समथिंग, you pass through also. So that was not the expectation of creating this course.
पर्पस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, वो काफी जेन्युइन पर्पस था actually non-commerce background, as I earlier also mentioned, you know. So a non-commerce background and understanding working capital, and you know, and I mean so many terminologies like non-commerce. Finance is actually full of terminologies, full of right. So उसको थोड़ा सा इनकलकेट करने में you know थोड़ा सा टाइम एंड ये लगता है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एक रेशो, जैसे गीता का एक एक श्लोक, जैसे क्या कुरान का एक एक आयत, जैसे बाइबल का एक एक वर्स, वो जितना डिटेल में होता है, ओके, उसके ऊपर आप जितना बोल सकते हो, वैसे ही मतलब रेशो एनालिसिस के एक एक रेशो के ऊपर आप बोल सकते हो. करेक्ट. इतना ज्यादा डिटेल में हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. सो एग्जैक्टली, और डेफिनेटली कोई भी रेशो हम आइसोलेशन में नहीं देखते हैं. ऑल्सो वन थिंग, तो मतलब कि आप कर रहे हैं कोर्सेज, मतलब मे बी सोल एक्सपेक्टेशन वही है कि हमारा एग्जाम निकल जाए करके, बट स्टिल मुझे चाहिए कि इसका जो कोर है, जो मतलब जो जेन्युइनिटी से बना है ये कोर्स, उसको अप्रिशिएट किया जाए. Actually, no, but then you've made a very, I mean, I don't know, like I have passed so many NISM levels, as I mentioned earlier also to you. But I never came across such a nice session, you know, wherein everything was itna detail mein and itna extensively, and a non-commerce person like me, you know, can try to actually understand the concept and inculcate, because concept clearing बहुत जरूरी है. आप इसको mug up नहीं कर सकते हैं. Research analyst, you cannot mug up and go and throw up in the exam. हो ही नहीं सकता है. You have to have a lot of concept understanding, and then you can build a correlation. And तभी वो हो सकता है. So I really tell you, I appreciate, and seriously, once I clear, I have so many people in my organization to let them know about this, you know. And I wanted to give the exam soon, because you know you are going to be a major contributor also. I feel कि you know, because actually Farhan है, Shantanu, they all have, Devinder, they you know, इन्होंने इतना ज़्यादा help किया है ये कोर्स को, मतलब बिल्डअप तो किया था, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मेरे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया है. Because in HDFC, if I tell people that I've gone through this, and you know, like I cleared the exam, and there would be like there's so many people to actually समझ के, and उसको फिर they would like to incorporate this, you know, like और एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है. When you know these things, right? तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मार्केट में बात करने का, या सारी चीजें वो एक अलग लेवल की हो जाए. बिल्कुल, absolutely. And thank you once again so much for this, and I feel indebted, you know, seriously. So what you're charging is absolutely peanuts now. I feel so seriously. Really thankful कि आप लोग सब लोग appreciate कर रहे हैं, and actually because of that only I think so the content is getting created day by day. Exactly. Mock tests are enough. No, I would like to ask Farhan that the mock tests are enough. Because chapter, yes, Farhan, can you just validate this thing कि mock test sufficient होंगे? हाँ मैम, इनफ था. मैम मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था मैम, अलग से मॉक टेस्ट जितना था आपका, बस ये कि उसको काफी टाइम मैंने एक मॉक टेस्ट उसको देखा था. I remember Shantanu had given the exam in just, I think, एक हफ्ता. Shantanu, I was not giving him a permission. Exam नहीं देना है. Shantanu, you are not prepared. And then he said, नहीं मैम, exam देख के आता हूँ. I already booked the exam. And then he cleared with, I think, 75 plus. Imagine. तो आप शांतनु, तुम्हारा ये बंद है, म्यूट है. Muted है शायद. Okay, I think the voice is clear now, right now. Yeah. Actually, I have seen your course and it's helping lot. मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा जो जानता था मैं, जैसे EBITDA हो गया, प्राइस अर्निंग्स हो गया, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, और उतना 1 आवर हमको इसको कैसे रेडी करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. तो आई थिंक आई हैव मोटा-मोटी तो प्रिपरेशन हो ही गया था. 7 दिन इज इनफ फॉर दैट काइंड ऑफ कंटेंट. मतलब कंटेंट बहुत सुंदर है. अगर आप 2-3 घंटा डेली पढ़ लोगे 7 दिन में, आई थिंक क्लियर हो जाएगा. But वही न्यूमेरिकल्स अच्छे होने चाहिए. I would again insist न्यूमेरिकल्स are going to be your plus point. जो नेगेटिव पॉइंट पकड़ के आप लोग हमारे पास ज्वाइन किए हैं कि वो न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, हम उसको छोड़ देंगे. मुझे लगता है शायद आज वो ज्वाइन नहीं किए सुभाष जी.
he was so scared of numerical. न्यूमेरिकल बहुत बार काम आता है एक्चुअली। बहुत मतलब 30% ऑफ द कोर्स इज टोटली न्यूमेरिकल। अगर आपको ईबी बाय ईबिटा का 4-5 बार घुमा के देता है, बुक वैल्यू बहुत सारा वैल्यूएशन में बहुत सारा चीज रहता है। अगर मतलब सिंपल अगर मेरे को मालूम है कैसे ईबिटा क्या हो गया, एंटरप्राइज वैल्यूएशन क्या हो गया, तो जैसे भी घुमा के क्वेश्चन देता है तो वी कैन आंसर। मतलब उतना ज्यादा ये नहीं रहता, बट थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा एग्जाम में। एक मतलब अगर कोई क्वेश्चन रुक जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना होगा। जो मैडम ने मेरे को टिप्स दिया था कि ऐसे ऐसे करो, जो अटकता है उसको छोड़ दो। मार्क एज अनरीड करके रखो, बाद में जाके चेक करो। केस स्टडी के क्वेश्चंस को एंड में करो, बिकॉज दैट दोस आर गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। तो ये सब चीज को इम्प्लीमेंट किया और डेफिनेटली इन लोग सबका निकला है पेपर, तो उसी हिसाब से निकला है, बिकॉज दे हैव एक्चुअली पुट इन दैट एफर्ट्स इन ऑर्डर टू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। So moreover, I can say, ma'am, the exam we can clear it anywhere, but the learning we have got it will give me a confidence in the practical life, because as you know that I am doing practical things in we have in a startup. So the startup is wholly based on the research, so it helps a lot in my practical example. मतलब practical life में भी आता है आपका काम में। अगर मैंने थोड़ा पर्स कर लिया 80-90% लेके आया, पर काम का कुछ नहीं आया। नहीं, शांतनु आगे जाएगा। I think he wants to get into financial modeling as well, and then he will definitely take this course to another level after that. And he is also from the education background. बहुत लोगों को ये लोग एजुकेट कर रहा है। In fact, many of them are from the education background, those who are there associated with us. तो really grateful कि ये आगे मल्टीफोल्ड होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन हियर और ओनली विथ यू, बिकॉज अभी जब भी हम लोग काम करते हैं हम अपने तक ही रखते हैं, लेकिन जब भी हम एजुकेशन में रहते हैं हम उसको बहुत ज्यादा मल्टीपल करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि जितना ज्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचे, आपकी तरफ से पहुंचे, मेरे तरफ से पहुंचे, जो भी है, लेकिन लोग अवेयर होना जरूरी है इस सब चीज को लेके। एक कॉन्सेप्ट मुझे पूछा था कबीर जी ने, लेकिन ही डिडंट जॉइन टुडे एंड ही मैसेज मी दैट ही इज गोइंग टू बी ही इज लिटिल आई थिंक सो थोड़ा बिजी है कहीं पे, आई डोंट नो। तो ये कॉन्सेप्ट था डेट टू इक्विटी रेशियो का। सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट?